नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो संस्कृत में कोई सा भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे UGC नेट का है, TET PET का कोई सा भी एग्ज़ाम है आपका, तो आपके एग्ज़ाम के लिए आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इसको अच्छे प्रकार से उदाहरण नियम के साथ करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इनके अंदर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग वैकेंसी निकली हुई है, तो उनमें भी जाए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के क्या अंदर से ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपके जो तर्क भाषा वाला जो भाग है इसको हम जा कर रहे हैं आपके तर्क भाषा को। तो कारण का क्वेश्चन जो हमने किया था, प्रमाण का क्वेश्चन और कारण का क्वेश्चन किया था कल वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, उसमें जाकर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन आ जाता है हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण का। तो तर्क भाषा जो उसमें से है, और तर्क भाषा के रचयिता है आचार्य केशव मिश्र। तो कई बार ये भी आ जाता है, तो इसके साथ ये भी आप याद रखिएगा। तो केशव मिश्र ने तर्क भाषा में प्रमाण का लक्षण करने के पश्चात इस बात का निर्देश किया कि न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, जो 4 प्रमाण हैं वो कौन कौन से हैं, या फिर जो तर्क भाषा है इसमें कितने प्रमाण माने गए हैं, या कौन कौन से प्रमाण हैं, या इनमें से कौन सा नहीं आता है, कौन सा आता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिलेंगे। तो केशव मिश्र के द्वारा रचित है तर्क भाषा। प्रमाण कल वाली वीडियो में हमने किया था ये। तो प्रमाण का लक्षण करने के बाद इस बात का निर्देश किया जाता है कि न्यायिकों ने 4 प्रमाण माने थे: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण थे। तो प्रत्यक्ष पहला प्रमाण है और इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो परिभाषा आ जाती है, चाहे तो एग्जाम में पूछ ली जाए प्रत्यक्ष की परिभाषा कौन सी है, साक्षात्कारी परमकरणम प्रत्यक्षम, या कई बार कहा ऐसे भी आ जाता है साक्षात्कारी परमकरणम, और ये रिक्त स्थान दे देंगे यहाँ पर। तो ये पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो जब आपको पता होगा तभी आप फिल कर पाओगे। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, साक्षात्कारी परमकरणम प्रत्यक्षम, अर्थात साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को प्रत्यक्ष कहते हैं। साक्षात्कार करने वाली परमा के करण को प्रत्यक्ष कहेंगे। साक्षात्कार करने वाली परमा उसे कहते हैं जो इंद्रिय से उत्पन्न हो, अर्थात इंद्रिय से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे। तो क्या है, साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को प्रत्यक्ष कहेंगे, और साक्षात्कार करने वाली परमा उसे कहेंगे जो इंद्रिय से उत्पन्न हो, अर्थात इंद्रिय से प्राप्त होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे। अब इंद्रिय से प्राप्त होने वाला ज्ञान कितने प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। तो इंद्रिय से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान है वो 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार कौन कौन से है, निर्विकल्पक और सविकल्पक। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। अब निर्विकल्पक जो यहाँ पर आया है वो क्या है, तो ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता। क्या है, ज्ञान में निर्विकल्पक जो ज्ञान है इसमें वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, बल्कि यह कुछ है इस प्रकार का ज्ञान होता है। और दूसरी ओर सविकल्पक ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो निर्विकल्पक में क्या है, वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह कुछ है इस प्रकार का ज्ञान होता है। जबकि दूसरी ओर सविकल्पक ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। तो जैसे आप उसमें हिंदी में पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो बस एक तरीके से वही समझ लो आप, क्योंकि अनिश्चयवाचक में क्या हमें किसी के बारे में पक्का नहीं पता होता है कि ये कौन है या क्या वस्तु है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर है, वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, बल्कि यह कुछ है, कोई कुछ उसमें आपको देखने को मिलते हैं उसके उदाहरण के रूप में। तो सेम यहाँ पर है निर्विकल्पक में। और सविकल्प में ये वस्तु के बारे में हमें निश्चय हो जाता है कि ये वाली वस्तु है, या मेरा पेन है, मेरा घर है, मेरी पुस्तक है, ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, सविकल्प ज्ञान में वस्तु का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। केशव मिश्र ने तर्क भाषा में साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को 3 प्रकार का बतलाया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है।
तो आचार्य केशव मिश्र ने तर्क भाषा में साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को कितने प्रकार का बतलाया था। तो आचार्य केशव मिश्र ने तर्क भाषा में साक्षात्कार करने वाली परमा के कारण को 3 प्रकार का बतलाया था। अब वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार सन्निकर्षः, कदाचित ज्ञान। तो ये 3 थे परमा के कारण को, जो यहाँ पर 3 प्रकार जो बतलाए गए थे। साक्षात्कार करने वाली परमा का जो कारण है वो 3 है, कदाचित इंद्रियम, कदाचित इंद्रियार सन्निकर्ष और कदाचित ज्ञान। अब जो यहाँ पर आया है कदाचित इंद्रियम, ये क्या है? जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, क्या है? जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है तो उस समय कभी इंद्रिय के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होगा तो उस समय कभी इंद्रिय के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। न्यायिक मानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते समय पहले इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होता है, पुनः इंद्रिय पदार्थ के ज्ञान को मन को सौंपती है, अर्थात मन और इंद्रिय का संबंध होता है। तत्पश्चात मन पदार्थ का ज्ञान आत्मा को सौंपता है, अर्थात मन और आत्मा का संबंध होता है, तभी पूरी तरह प्रत्यक्ष होता है। दोबारा से देख लेते हैं। जब किसी वस्तु का प्रत्यक्ष होता है तो उस समय कभी इंद्रिय के द्वारा वस्तु का प्रत्यक्ष होगा। न्यायिक मानते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करते समय पहले इंद्रिय और पदार्थ का संबंध होगा, पुनः इंद्रिय पदार्थ के ज्ञान को मन को सौंपेगी, अर्थात मन और इंद्रिय का संबंध होगा। उसके बाद मन पदार्थ का ज्ञान आत्मा को सौंपेगी, अर्थात मन और आत्मा का संबंध होगा, तभी पूरी तरह प्रत्यक्ष होता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में मूल भूमिका इंद्रिय की होती है। बिना इंद्रिय ज्ञान के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष में इंद्रिय कर्ण या प्रमुख साधन कारण जब कभी होता है तो उस समय निर्विकल्प ज्ञान प्रत्यक्ष होगा, परंतु इस ज्ञान में और इंद्रिय के मध्य जो प्रक्रिया होती है उसे अवान्तर व्यापार कहा जाता है। इसलिए जब इंद्रिय कर्ण होती हैं, पदार्थ व इंद्रियों का परस्पर संबंध होता है। इसलिए जब इंद्रिय कर्ण होंगी, पदार्थ व इंद्रियों का परस्पर संबंध होगा, जो अवान्तर व्यापार कहलाएगा। भाव यह है कि जब इंद्रिय कर्ण होती है तो ये 3 प्रकार की 3 प्रक्रियाएं होती हैं। कि भाव है कि जब इंद्रिय कर्ण होंगी तो ये 3 प्रक्रियाएं इस प्रकार होंगी। कौन कौन सी होंगी? कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। अब कर्ण क्या है? इंद्रिय ज्ञान है। अवान्तर व्यापार इंद्रियार सन्निकर्ष हो गया, और फल मतलब निर्विकल्पक ज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से इंद्रिय से कदाचित जो ज्ञान होता है वह निर्विकल्पक ज्ञान होगा, और निर्विकल्पक जो ज्ञान है इसका अर्थ है, अब इसका अर्थ क्या है? निर्विकल्पक नामक जाति आदि योजनाहीनम वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदम इति ज्ञानम जन्यते। क्या? तो इस प्रकार इंद्रिय से कदाचित जो ज्ञान होगा वह निर्विकल्पक ज्ञान होगा, और निर्विकल्पक जो ज्ञान है इसका मतलब है क्या है? निर्विकल्पकम नाम जाति आदि योजनाहीनम वस्तु मात्र अवगाही किंचित इदमिति ज्ञानम जन्यते। अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान वह है जब किसी वस्तु का नाम, जाति आदि का ज्ञान नहीं होता, केवल यह पता चलता है कि यह वस्तु है, यह कुछ है। इस प्रकार का ज्ञान वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं देता है। तो इन तीनों प्रक्रियाओं को तर्क भाषा में इस रूप में समझाया गया है, जैसे छेदन क्रिया है यहाँ पर। तो निर्विकल्पक ज्ञान आप ऐसे समझ लीजिएगा जैसे आप हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम को जानते हैं, कि उसमें हमें किसी वस्तु के बारे में पूर्ण पक्का नहीं होता कि ये क्या है। कि ये जैसे आपने वही बात है, जैसे आप अंदर कमरे में हैं और बाहर से कोई आवाज़ लगा रहा है, तो आपको ये तो पता है कि बाहर कोई खड़ा है आवाज़ लगा रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि वो आवाज़ किसकी है, कौन है। तो वहाँ पर हमें अनिश्चय हो गया, उसके बारे में हमें पक्का पता नहीं लगा कि कौन है। तो वही सेम बात यहाँ पर निर्विकल्पक के बारे में है। तो निर्विकल्पक ज्ञान वह है जब किसी वस्तु का नाम, जाति आदि का ज्ञान नहीं होता, केवल ये पता चलता है कि यह वस्तु है, यह कुछ है। तो इस प्रकार का ज्ञान वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं देता। इन तीनों प्रक्रिया को तर्क भाषा में समझाया गया है, जैसे छेदन क्रिया। अब जैसे यहाँ पर 3 प्रकार जो इसकी बात हुई थी, कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। अब कर्ण जैसे फरसा, अवान्तर व्यापार लकड़ी और फरसे का संयोग, और फल काटना। तो यह है कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। कर्ण मतलब फरसा, कुल्हाड़ी का लो आप,
और अवान्तर लकड़ी और फरसे का संयोग, मतलब जब आप फरसे से लकड़ी को काटते हैं तो वो हो गया फल उसका। तो इस प्रकार से कदाचित इंद्रिय से जो ज्ञान होगा उसका फल निर्विकल्पक ज्ञान होगा। तो वहाँ इंद्रिय कारण है, अवान्तर व्यापार है, पदार्थ और इंद्रिय का संयोग है, फल निर्विकल्पक ज्ञान है। तो इसके बाद आ जाता है फिर कदाचित इंद्रिया सन्निकर्ष है। अब कदाचित इंद्रिया सन्निकर्ष क्या है? तो जब कभी कोई ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से होता है, जब कोई ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से होगा तो उस समय सविकल्पक ज्ञान होगा। जब कभी कोई ज्ञान इंद्रिय और पदार्थ के संयोग से होगा तो उस समय सविकल्पक ज्ञान होगा। और सविकल्पक ज्ञान का मतलब क्या है? सविकल्पम नाम जाति आदि योजनात्मकम। तो सविकल्पक ज्ञान वह होता है जिसमें किसी वस्तु का नाम, जाति इत्यादि का पूरी तरह ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने राम को देखा तो हमें यह ज्ञान हो गया कि यह ब्रह्म है। वही बात जैसे कि हमने उसमें बतलाई थी आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम वाली, जिसमें हमें किसी वस्तु के बारे में पूरा पक्का पता चल जाए कि ये वाली वस्तु है या मेरी है या उसकी है, तो वही है सविकल्पक ज्ञान भी। तो जिसमें किसी वस्तु का नाम, जाति इत्यादि का पूरी तरह से ज्ञान हो जाता है। हमने राम को देखा तो हमें यह ज्ञान हो गया कि यह ब्राह्मण है, इसका नाम राम है, यह राम यहाँ पर रहता है। तो आदिपूर्ण ज्ञान इसके विषय में जब होगा तो वह सविकल्पक ज्ञान होगा। तो जब कभी इंद्रिया सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञान होता है तो उस प्रक्रिया को इस प्रकार से बतलाया गया है। क्या? जब इंद्रिया सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञान होगा तो वह भी सेम जैसे पहले पढ़ा था हमने 3 प्रकार वाला, तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। अब कर्ण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। अवान्तर व्यापार क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान। और फल क्या हो गया? सविकल्पक ज्ञान। तो जब कभी इंद्रिया सन्निकर्ष के द्वारा ज्ञान होगा तो उस प्रक्रिया को कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल कहा जाएगा। कर्ण मतलब इंद्रिया सन्निकर्ष, अवान्तर व्यापार हो गया निर्विकल्पक ज्ञान और फल हो गया सविकल्पक ज्ञान। तो भाव है कि जब इंद्रिय और पदार्थ का संयोग होता है तब सविकल्पक ज्ञान होगा। इसके बाद है कदाचित ज्ञान। प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में तीसरी स्थिति यही है कि जब कभी पूर्ण ज्ञान होता है, अर्थात यह ज्ञान हो जाता है कि इस वस्तु को प्राप्त करना है या फिर नहीं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया 3 बातें उसके अंतर्गत आएंगी। तो प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय में तीसरी स्थिति यह है कि जब कभी पूर्ण ज्ञान होता है कि यह, और अर्थात यह ज्ञान हो जाता है कि इस वस्तु को प्राप्त करना है या नहीं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है इसमें 3 बातें आएंगी। तो वैसे ही सेम कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल। कर्ण क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान हो गया। अवान्तर व्यापार क्या है? सविकल्पक ज्ञान हो गया। और फल क्या है? हे उपादाय बुद्धि। तो ये हो गया। अर्थात जब हमें इंद्रिय के द्वारा ज्ञान होता है कि पूर्ण ज्ञान तभी होता है जब हमें उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी हो जाती है। तो इस प्रकार की बुद्धि भी हो जाती है कि इस वस्तु को ग्रहण करना चाहिए या इस वस्तु को परित्याग कर देना चाहिए। तो अर्थात इसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। हानुपदानुपेक्षा बुद्धिया जायन्ते तदा निर्विकल्पकम ज्ञानम कर्णम। अर्थात निर्विकल्पक ज्ञान जब कर्ण होता है तब सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होगा। निर्विकल्पक ज्ञान जब कर्ण होता है तब सविकल्पक ज्ञान अवान्तर व्यापार होता है। तो ये लाइनें जो हैं, ये लक्षण जो है एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। हानुपदान अपेक्षा बुद्धिया जायन्ते तदा निर्विकल्प ज्ञानम कर्णम। तो निर्विकल्प ज्ञान जब कर्ण होगा तब सविकल्प ज्ञान अवान्तर व्यापार होगा। अर्थात और ज्ञात वस्तु के प्रति 3 प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? यह वस्तु त्याग करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है या फिर छोड़ने योग्य है, मतलब उपेक्षा के योग्य है। तो जैसे घ्राण इंद्रिय से एक फूल को सूंघा, नाक के द्वारा आप सूंघा आपने एक फूल को, तो प्रत्यक्ष क्षण में तो यह कुछ गंध है, ये आपने आभास हुआ। इसके बाद यह गुलाब के फूल है या गेंदे का है, ऐसा आपको पता लगा, तो यह सविकल्प ज्ञान हुआ। फिर यह बुद्धि पैदा होगी कि इसे उठाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, अर्थात अथवा इस प्रकार का ध्यान नहीं देना चाहिए। वही बात है जैसे अब किसी भी चीज़ के पास जाते हैं, या फूल ही लगा लो, जैसे यहाँ पर उदाहरण है, आपने पहले फूल के पास जाओगे आपको क्या उसकी सूंघ आएगी, सूंघ आएगी, आप देखोगे कि ये किस चीज़ की सूंघ है, कौन सा फूल है, और फिर आपके अंदर आएगा कि ये तोड़ना चाहिए या ना तोड़ना चाहिए, तो अथवा इसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए।
तो उसी बुद्धि के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और यह पूर्ण ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है कि यह वस्तु गुलाब है, परंतु वाटिका में लगा है तो इसे तोड़ना नहीं चाहिए। देखो भी होगा उसमें लिखा होता है फूल तोड़ना मना है, तो परंतु वाटिका में लगा है तो इसे तोड़ा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस प्रकार का भी ज्ञान होगा। तो भाव है कि प्रत्यक्ष ज्ञान से वस्तु का तभी ज्ञान होता है जब इंद्रिय उसकी पूरी तरह से ज्ञात कर लेती है। प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया में 5 पड़ाव आते हैं। अब ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो कि प्रत्यक्ष ज्ञान की मतलब कितने की जो प्रक्रिया इसमें कितने पड़ाव हैं या 5 पड़ाव कौन से हैं। तो इंद्रियाश्य निकर्ष, निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान, हान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धि। तो ये 5 प्रकार इसमें हो जाते हैं। इंद्रियाश्य निकर्ष, निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान, हान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धि। तो इसी प्रक्रिया के तीनों रूपों को इस प्रकार से यहाँ पर इसमें दिखाया गया है। तो जैसे कि इनके उदाहरण हमने पढ़े थे, बस वो सेम वही है। कर्ण, अवान्तर व्यापार और फल, प्रमुख साधन, उनके बीच की क्रिया और साथ में जो परमा है। अब जैसे इंद्रिया थी कर्ण, इंद्रियाश्य निकर्ष और निर्विकल्प ज्ञानम। इंद्रियाश्य निकर्ष, निकल्प ज्ञान, इंद्रियाश्य निकर्ष, निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान, निर्विकल्प ज्ञान, सविकल्प ज्ञान और हान, उपादान, उपेक्षा, बुद्धि। तो इस प्रकार से जो आपका ये प्रत्यक्ष प्रमाण वाला जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है। 1-2 बार इसे पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये याद हो जाएगा, इतनी मुश्किल नहीं है। तो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक स्वनाम आप उसमें याद रखिएगा, तो इस प्रकार से आपको ये याद हो जाएगा। तो यही हमारी इसकी क्लास पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।